हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक कॉल्ड कैलोरीमेट्री। माने जैसे हम लोग हीट और थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटे हुए, हम शायद आपको पहला क्लास में बताए भी होंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा हिस्सा था। एक अगला हिस्सा जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कैलोरीमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्जेक्ट कैसे एक्सपेंड किया, लेंथ में कितना एक्सपेंशन हुआ या एरिया में कितना एक्सपेंशन हुआ या वॉल्यूम कितना एक्सपेंड किया, और उस लेंथ के एक्सपेंशन की वजह से कुछ चीजों पे प्रभाव भी देखे थे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अगर लेंथ जबरदस्ती एक्सपेंड नहीं कर देंगे तो कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, उसका वैल्यू कितना होगा वगैरह वगैरह, है ना। इनफैक्ट टेम्परेचर के बदलने से डेंसिटी पे भी प्रभाव देखे थे। तो हम वहां पे डायरेक्ट जंप कर गए थे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके प्रभाव पे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने का प्रभाव एक ये था कि एक्सपेंड करता है। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने के प्रोसेस को हम लोग अभी नहीं डिस्कस किए हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज कब होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज कब होता है? जब उसको हम हीट देते हैं। नहीं, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। गैस पे कोई भी तुम मतलब कंटेनर रखे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो गैस ऑन करोगे, गैस ऑन करोगे तो फिर आग लगाओगे, हीट आएगा, हीट उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कितना बढ़ता है, कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, या कितना हीट खींच लेने से कितना टेम्परेचर घटेगा, इसका चर्चा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो एक फेनोमेना होता है जब फेज चेंज हो रहा होता है। जैसे आइस को अगर -30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको तुम हीटअप किए तो आइस -30 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हीट देते जाओगे, टेम्परेचर -30 से -20 -10 0 तक आ गया। 0 के बाद कुछ देर तक 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है, तब तक नहीं पहुंचता जब तक कि तुम उस पूरे आइस को वाटर में कन्वर्ट ना कर लो। तो इस फेज चेंज के प्रोसेस में जो हीट देते हैं वो टेम्परेचर को बदलने में नहीं जाता है, बल्कि फेज चेंज करने में जाता है। ठीक है क्या? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट अगर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है इस हीट के साथ? इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। फिर दूसरा चीज क्या हो सकता है कि इसका फेज चेंज हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम हीट दिए, इसका टेम्परेचर बढ़ा, कुछ हीट इधर से निकल गया। ठीक है, अभी हम ये वाला पार्ट को डिस्कस नहीं करें, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अंदर द टॉपिक मतलब हीट ट्रांसफर। उसमें हीट ट्रांसफर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग का डिस्कशन किस पार्ट पे है कि किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिए तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, या हीट निकाले तो टेम्परेचर कितना घटा, या ऑब्जेक्ट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, या अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हीट देने से कितना सॉलिड कितना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट का लिक्विड से गैस फेज में हम हीट जब दे रहे हैं तो कितना लिक्विड कितना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फेज चेंज वाला प्रोसेस को भी हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक में। ये सब प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं लेबोरेटरी में, ये सारा कार्य किया जाता है एक कंटेनर में। उस कंटेनर का नाम होता है कैलोरी मीटर, उसका नाम होता है कैलोरी मीटर, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। ऑब्जेक्ट को हीट देने से उसके टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ा या उसके फेज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके अध्ययन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैलोरीमेट्री। इज दैट ओके? ठीक है यार, हम लोग ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। हम लोग अभी तक टेम्परेचर के स्केल को डिस्कस नहीं किए हैं, जो कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा भी होगा। नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन दिखा होगा। टेम्परेचर के जो मोस्ट रिनोन्ड स्केल्स हैं वो आप हमको बताइए कि टेम्परेचर क्या किस किस यूनिट में आप लोग मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। जनरली आपको मतलब जो न्यूज चैनल सब में सुनने को मिल रहा होगा कि बहुत ज्यादा दिल्ली में सर्दी हो गया है, पारा 2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है ना, गर्मी बढ़ गया है तो पारा 46 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है ना। तो एक टेम्परेचर का जो स्केल होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस। स्पेलिंग देखते हैं ना, पिछला बार में भी एरियल एक्सपेंशन का गलती स्पेलिंग बता दी थी। ठीक है,
ये ठीक है, गलती होगा तो फिजिक्स का क्लास है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डिग्री सी। फिर एक होता है फ़ारेनहाइट। बताओ, ये ना, हाँ देख लेना, इसको हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर कहां पे मेजर करते हैं? जब बुखार लगता है आपको तो थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें डिग्री सेल्सियस में लिखल, जो हम 98, 99, मतलब बुखार 98 तो बुखार ही नहीं है, 99 भी नॉर्मल ही है, 100 पार हुआ तो बुखार है, अनूप को जनरली रहता है। तो वो जो 100 डिग्री से 100 डिग्री या 102 डिग्री होता है, दैट इज इन फ़ारेनहाइट। सो दैट इज वन ऑफ द स्केल। बट एसआई यूनिट जो होता है इसका टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन। भाई देखो, हम ये 3 स्केल को डिस्कस करेंगे। दुनिया में न्यूमरस स्केल बनाए जा सकते हैं, तो मेनली इस तीनों को करेंगे, और उसके अलावा अगर कुछ होगा तो हम कुछ फॉर्मूला बता देंगे, उससे तुम कर सकते हो। तो हम लोगों को अभी ये पढ़ना है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे करें, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे करें, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे करें। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, टेम्परेचर स्केल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या है सुनिएगा, टी जिस भी स्केल में है माइनस टी एफ डिवाइडेड बाई टी बी माइनस टी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू, सुनिएगा मेरी बात, जिस भी स्केल में आपको टेम्परेचर चाहिए, जिस भी स्केल में टेम्परेचर चाहिए, उस स्केल का टेम्परेचर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहां पे रहेगा। ये जो है टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ऑन दैट स्केल, ठीक है। और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन दैट स्केल, ठीक है। जनरली अगर हम आपको बोले कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस तीनों में बता दो, तीनों स्केल में बता दो, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जानते हो तुम लोग कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन में कितना? 273 पॉइंट भी कुछ होता है, बट लगभग इसको 273 लिख लेते हैं। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, ये हम लोग टीएफ लिख लिए, लेकिन सब स्केल में अलग अलग होगा। फिर एक आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सी पे पानी बॉइल करने लगता है अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? बोलो, केमिस्ट्री के लोग सब जानते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बदलता है प्रेशर के हिसाब से, इम्प्योरिटी के हिसाब से। ये सब चीज तो जरूर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। लेकिन नॉर्मल तुम लोग जो जूनियर बच्चे हैं 11, तुम लोगों ने बहुत क्लासिक क्वेश्चन सुना होगा कि बहुत ऊंचाई पे जब खाना पकाते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। वाई? बिकॉज बहुत ऊंचाई पे प्रेशर एयर का कम होता है और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम पे ही आ जाता है, तो कम ही टेम्परेचर पानी बॉइल हो जाता है, तो फिर उसको खाना को पकाने में समय ज्यादा लगता है। खैर हम उसका बात नहीं करें। अंदर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है? 373 केल्विन, ठीक है। ये क्लियर है बात? अब इस चीज का यहां पे कैसे उपयोग करें, देखिएगा।
ये चीज जो हम आपको बोले यही मेन सूत्र है किसी भी स्केल के लिए। ये F जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, T स्केल उस स्केल का टेम्परेचर। जैसे कि मान लीजिए इसमें रखेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273 डिवाइडेड बाय केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट कितना माइनस केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना इज इक्वल टू टेम्परेचर इन, इस स्केल को हम मान लो कर देते हैं डिग्री एफ, टेम्परेचर इन डिग्री एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32। अरे वो -40 थोड़ा देर बाद आएगा, पहले से आंसर लाए हुए, जो पूछेगा तो -40 बोलेंगे है ना, ये क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट, अब माइनस ये कितना 32, ये घटाएंगे तो 80 आता है, ये घटाएंगे तो 100 आता है। फिर इसी को अगर हम डिग्री सेल्सियस में रख देंगे तो T इन डिग्री सेल्सियस माइनस फ़ारेनहाइट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना 100 और फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0। इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा और समराइज करें, जो लोग बचपन में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे अगर जनरल नॉलेज वगैरह, कई बार इस फॉर्मूला को थोड़ा और समराइज करके लिखा जाता है T इन केल्विन माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू T इन डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100। इस दोनों को गुना करने के बाद, इस दोनों को गुना करने के बाद एक 9/5 का फैक्टर आता है, माने इन दोनों को काटा काटी करेंगे तो नहीं, तो ये जरूर तुम पढ़े होगे 5/9 या 9/5 वाला कोई चीज। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो स्केल दे दिया, जैसे अगर हम आपको बोल दिए कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना केल्विन, तो यहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे TF की जगह पे क्या आ जाएगा 100 रख देंगे और यहाँ पे T केल्विन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर अगर हम बोल दिए कि 350 डिग्री 50 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ 350 रख देंगे, T डिग्री एफ कैलकुलेट हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया? बोलो, पहले इसको लिखो, एक सवाल हम तुमको कराएंगे इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, जल्दी लिखिए इसको। हाँ जी सर, तो इसमें एक सवाल कर लेते हैं जो कि बड़ी फेमस सवाल है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सेल्सियस स्केल, बोलो बोलो स्पेलिंग बोलो, सेल के बाद SI US, द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट का बोल दो स्केल गिव्स सेम रीडिंग, सेम रीडिंग, माने कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कि जितना डिग्री सेल्सियस रीडिंग है उतना ही फ़ारेनहाइट रीडिंग है। ठीक, फाइंड दैट टेम्परेचर, फाइंड दैट टेम्परेचर, ये है सवाल। वैसे तो बचपन में शायद याद भी किए होंगे तुम लोग, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हाउ शुड आई प्रोसीड दिस क्वेश्चन? बेसिकली ये जो फॉर्मूला बताया है ना, इसमें ये और ये दोनों सेम है, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जितना ये है उतना ही ये है, ऐसा कह रहा है ना। तो बेसिकली डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को हम लोग x मानते हैं, तो x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में क्या था x माइनस 0 बाई 100 माइनस 0, तो x माइनस 0 बाई 100 माइनस 0, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट का रीडिंग और सेल्सियस का रीडिंग, सवाल वाला कह रहा है कि दोनों सेम है, सेम रख दिए। अब सॉल्व कर लिए, तो ये कितना हो गया x माइनस 32 डिवाइडेड बाई
180 बराबर x बाय 100 है ना। तो x माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू x है ना। x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32 है ना। तो माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32। सो 4x बराबर माइनस 160, x बराबर माइनस 40। इसका मतलब हुआ कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सिर्फ इकलौता टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। ये जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक, अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द रियल टॉपिक दैट इज कैलोरीमेट्री। राइट इट डाउन। चलो अब हम लोग कैलोरीमेट्री में कुछ बात सब समझेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर देते हैं, तो क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट is given some heat, then its temperature increases। ये स्टेटमेंट एक ही जगह गलत है, जब स्टेट चेंज हो रहा हो, अदरवाइज इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है सर। अब आप ही जरा बताइए कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, टेम्परेचर अगर हम लोग डेल्टा थीटा से इंक्रीज करना चाहते हैं, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए तो इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से इंक्रीज हो गया है ना। तो ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट दिए, है ना। डेल्टा क्यू इज व्हाट? हीट सप्लाइड या हीट गिवन, एंड डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंज। क्या इस बात से आप सब लोग सहमत हैं आम जीवन के एक्सपीरियंस से कि जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में बदलाव होगा? डेल्टा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू, है ना। अच्छा, मान लीजिए 100 जूल हीट दिए तो टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा, तो 200 जूल हीट देंगे तो टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ेगा, गिवन दैट कि बीच में कोई फेज चेंज वाला स्टेट इन्वॉल्व ना हो। इज दैट ओके? दूसरी बात कि अगर मान लीजिए 100 जूल हीट दिए, पहले 1 केजी को दिए 100 जूल हीट, और दूसरा केस में वही 100 जूल हीट 2 केजी को दिए, तो ज्यादा मास में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा? कम बढ़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? सेम हीट दे रहे हैं, ज्यादा अमाउंट को एक बार, कम अमाउंट को, तो ज्यादा अमाउंट को देंगे तो टेम्परेचर चेंज कम होगा, और कम अमाउंट को देंगे तो टेम्परेचर चेंज। सेम हीट देना है, ज्यादा मास को देंगे तो टेम्परेचर चेंज कम होगा, कम मास को सेम हीट देंगे तो टेम्परेचर। तो ये डेल्टा थीटा जो है वो हीट पे तो निर्भर करता ही है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो अगर इस दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू बाई एम। डेल्टा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू बाई एम, है ना। और अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं, उस कांस्टेंट को यहां पे देते हैं 1/s। ये क्या होता है? 1/s क्या होता है उसको भी हम बात करेंगे। दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां से एक फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया? डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा थीटा। यहां पे जो m है, ये m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंज, डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड, m इज मास। ठीक है क्या? पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं,
फिर हम लोग बात करेंगे कि ये S क्या है। ठीक है, पहले ये चीज, पहले बोलो डेल्टा क्यू बराबर, डेल्टा क्यू बराबर, डेल्टा क्यू बराबर। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे ये चीज पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, 9th में भी। सीबीएसई वाले भी पहले पढ़ते थे लेकिन अब हटा दिया गया। इसको पहले लिखो, फिर एस को अभी हम एलैबोरेट करेंगे कि क्या होता है जल्दी। हीट को मेजर करने का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, है ना, यूनिटेड बाय कैपिटल जे। सीजीएस यूनिट क्या होता है? क्या? अर्ग। ठीक है। एक और यूनिट होता है हीट का जो यूजुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज कैलोरी। कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट which is used more often in day to day life, in day to day life। कैलोरी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं क्या? केमिस्ट्री में जाने हैं क्या? एक कैलोरी हीट जो है वो क्या होता है और उसका जूल के साथ क्या लेना देना है? एक कैलोरी हीट बराबर कितना जूल होता है? बैठो। हाँ, एक कैलोरी हीट को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चा, कोई जानता है क्या? 1 ग्राम पानी, शुद्ध पानी, उसके टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में जितने हीट का जरूरत है, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। एक कैलोरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बताओ तो जरा। एक कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, चुप रहो तुम 11th वाले, थोड़ा बोलो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram pure water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। Is that okay? ये ऐसा मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कैलोरी है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ, 1 ग्राम पानी लेंगे, उसका टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस पे रहने देंगे, फिर उसमें कुछ हीट ऐड करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर 15.5 पहुंचेगा रुक जाएंगे, देखेंगे कितना हीट देना पड़ा, जितना हीट देना पड़ा दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी, दैट इज कॉल्ड। अच्छा, 1 कैलोरी का जूल से क्या लेना देना है? 1 calorie is equal to how many joules? 1 calorie is equal to 4.186 जूल, अप्रोक्सीमेटली उसको 4.2 जूल भी बोला जाता है। ठीक है क्या? अच्छा, 1 किलो कैलोरी का क्या मतलब हुआ? 1 किलो कैलोरी का मतलब कितना हुआ? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी कितना जूल हो जाएगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल, अप्रोक्सीमेटली इसको 4200 जूल बोलते हैं। ठीक है सर, क्या कैलोरी सीजीएस यूनिट ऑफ हीट है? नो, कैलोरी इज नॉट सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट्स यूनिट इज अर्ग, सीजीएस यूनिट। ठीक है, लेकिन कैलोरी ज्यादा यूज किया जाता है, जनरली वाटर के केस में तो खूब हम लोग यूज करते हैं। 1 कैलोरी का मतलब समझ गए? 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल या 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। इज दैट ओके? अच्छा, ये सब बात हम इसलिए किए क्योंकि अभी हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे वापस से जाना है, वहां बार बार हीट कितना लगेगा इसका चर्चा होगा, तो हीट का यूनिट का चर्चा होना
चाहिए, ठीक है। अच्छा, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मालूम है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज, है ना। इतनी चीजें आप पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग वापस से आएंगे डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा थीटा पे। अब हम लोगों को चर्चा करना है डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा थीटा, ठीक है सर। डेल्टा क्यू तो हम जान रहे हैं, हीट है, m जान रहे हैं, डेल्टा थीटा जान रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, और s जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। SI यूनिट में डेल्टा क्यू का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, मास का केजी, और डेल्टा थीटा का पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब 1 केल्विन का चेंज, और वी नो दैट 1 केल्विन का चेंज इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज। यस और नो? चेंज तो जितना केल्विन में होगा उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। यस और नो? जैसे अगर हम वाटर को 0 से 100 डिग्री से ले जाते हैं तो केल्विन में वो 273 से 373 केल्विन हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज, 100 केल्विन का चेंज, तो जितना डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा उतना ही केल्विन का चेंज होगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा ऑन एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताओ कि अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखे तो दैट इज व्हाट? डेल्टा क्यू बाई m डेल्टा थीटा। या अगर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम देखें, अगर m को 1 कर दे और डेल्टा थीटा को 1 कर दे तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? s के बराबर। अगर m को 1 कर दे, डेल्टा थीटा को 1 कर दे तो डेल्टा s किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा क्यू के बराबर। यस और नो? तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज heat required per unit mass per degree Celsius change in temperature, change in per degree change in temperature या per Kelvin change in temperature। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट मास मतलब 1 केजी मास, यूनिट मास मतलब 1 केजी मास, किसी ऑब्जेक्ट पे नीचे, किसी ऑब्जेक्ट के 1 केजी मास को टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़े, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस डेफिनेशन का मतलब समझे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 1 केजी यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए जितना हीट चाहिए, 1 केजी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जैसे आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेट से 10,000 जूल है, आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेट से 10,000 जूल है। व्हाट डज इट मीन? आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर 10,000 जूल है, इसका क्या मतलब हुआ कि आयरन के 1 केजी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए आपको? 10,000 जूल हीट चाहिए। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इस वाले का कितना? जूल बाई केजी बाई केल्विन। चूंकि ये थीटा नहीं है, ये टेम्परेचर नहीं है, बल्कि चेंज इन टेम्परेचर है, तो 1 केल्विन का चेंज इज ऑल्सो। तो एसआई यूनिट हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सो बताओ जरा। एसआई यूनिट क्या क्या लिख सकते हैं? एसआई यूनिट विल बी जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। वी नो दैट 1 केल्विन का चेंज इज इक्वल टू 1 डिग्री सी का चेंज, पर केल्विन इज इक्वल टू पर डिग्री सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ये ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुआ। ठीक, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 100 जूल है, दैट मींस इस ऑब्जेक्ट के 1 केजी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, गिवन दैट के बीच में फेज चेंज ना हो रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट का 1 केजी मास के 1 केजी मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए? 100 जूल चाहिए, अगर 100 उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो। ठीक है, एक और यूनिट होता है इसका, जिसको हम लोग कैलोरी में लिखते हैं, उसको बहुत यूज करेंगे जनरली हम लोग। अदर यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कैलोरी ग्राम -1 डिग्री सी भी -1। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बताएंगे वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, रट्टा मार के याद रखना है, अगर सवाल में नहीं दिया जाए तो इसी डेटा को यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इज दैट ओके? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए? 1 कैलोरी हीट चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आइस के 1 ग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए कितना कैलोरी हीट चाहिए? 0.5 कैलोरी हीट चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल पर निर्भर करता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, और हमेशा जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात कर रहे हैं तो यूनिट मास का ही बात हो रहा होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो इसको पहले लिख लो। अच्छा, इसका एक और, जो चूंकि एक आधा जेई वाले भी लोग रहते हैं, तो एक फॉर्मूला ये भी होगा, dq बराबर ms d थीटा या dt, जो भी कह लो। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या लिख देंगे? 1/m dq बाय d थीटा, 1/m dq बाय d थीटा। इज दैट ओके? तो ये भी आपको लिख लेना चाहिए। कई बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होगा, अगर टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो फिर हमको इस साइड ले जा करके इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ सकता है। जनरली नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट दैट यू शुड रिमेंबर। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब समझा दिए। ऑब्जेक्ट के 1 केजी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बदलने के लिए कितना हीट चाहिए, बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए। एनीवे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री का। ये हम सिंपल सा बात है इसमें। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है सुनना। इफ देयर इज अ क्लोज सिस्टम, क्या बोल रहे हैं हम? देयर इज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब हुआ? हीट बाहर से अंदर ना आ पाए और अंदर से बाहर भी ना जा पाए। क्लोज सिस्टम का मतलब यही है कि ये हीट से इंसुलेटेड है, अंदर से बाहर हीट नहीं जाएगा, बाहर से अंदर भी हीट नहीं आएगा। इसके अंदर में 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का और दूसरा है m2 मास का। इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है और इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है। इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T1 है। अभी हम समझाने के लिए 2 ही ऑब्जेक्ट इसमें रख रहे हैं। ये क्लोज सिस्टम है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 टेम्परेचर T1, दूसरे का मास m2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 एंड टेम्परेचर T2। लेट्स से T2 इज ग्रेटर देन T1। हम आपको मान लीजिए कह दिए कि T2 जो है वो T1 से ज्यादा है। ठीक, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि किसी क्लोज सिस्टम में सिस्टम का एक हिस्सा जितना हीट लूज करेगा, सिस्टम का रिमेनिंग हिस्सा उतना ही हीट गेन करेगा।
हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, ये अचानक से मतलब ये लूज, ये मतलब ये हमेशा कंजर्व रहेगा, ये हमेशा कंजर्व रहेगा, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर हीट लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा जब तक कि एक ज्यादा टेम्परेचर पे है एक कम पे है। ये प्रक्रिया का हीट गेन का और हीट लॉस का प्रक्रिया तब तक चलता जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इज दैट ओके? हम आपसे क्या बोले, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, क्या कहता है? इन अ क्लोज सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज सिस्टम? हीट का आदान प्रदान सिस्टम के अंदर बाहर से हो नहीं पाए। इन अ क्लोज सिस्टम the heat lost by one part of system is equal to heat gained by remaining part of the system, remaining part of the system। सिस्टम का एक हिस्सा जितना हीट लूज करेगा बाकी हिस्सा उतना ही हीट गेन करेगा। इज दैट ओके? ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा मेरी बात, कि अगर हम कह रहे हैं कि T2 ज्यादा टेम्परेचर पे है और T1 कम टेम्परेचर पे है, हीट फ्लो होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नेचुरल फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, नेचुरल। वैसे तुम एसी में देखोगे तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट भेजता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना, एनर्जी खर्च करना पड़ता है। एनीवे, तो नेचुरल फ्लो में क्या कह रहा है कि ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर। यहां से यहां तक हीट फ्लो होगा, यहां से यहां की तरफ हीट फ्लो होगा। कब तक होते रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो लेट देयर common temperature is, let their common temperature after some time is Tc। कॉमन टेम्परेचर मान लो हो गया Tc। तो किसका टेम्परेचर घटा और किसका टेम्परेचर बढ़ा? T2 वाले का टेम्परेचर घट गया और T1 वाले का टेम्परेचर। कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? डेल्टा क्यू लॉस्ट by one part is equal to delta Q gained by another part. Which mass has lost the heat? M2। इसका हीट लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर ms डेल्टा T, जितना से इसका टेम्परेचर घटा होगा। तो इसका हीट लूज कितना करेगा? ये कितना हीट लूज करेगा? M S और डेल्टा T कितना? T2 से कहां पहुंच गया? Tc। तो इसने टेम्परेचर का लूज किया, इसने टेम्परेचर लूज किया, इतना टेम्परेचर का चेंज हो गया है ना। क्या हम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखे? नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल लिखे हैं। तो हमको पता चल गया कि इतना हीट उसने लूज किया होगा। हीट जो गेन किया वो कितना किया? M1 S1, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कहां पहुंच गया? Tc पे था, कितना पे? टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? Tc माइनस T1। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय M2 इज दिस मच एंड हीट लॉस्ट बाय M1, हीट गेन्ड बाय M1 इज दिस मच। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, these two should be equal because these only two masses were there in the closed system। यही दो masses थे, एक पार्ट जितना हीट लूज करेगा दूसरा उतना गेन करेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा, थोड़ा बताइए। हाँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा दोस्त? टीसी वाले को एक साथ में लेके चले जाते हैं तो यहां क्या बचेगा? M2S2T2 प्लस M1S1T1, इसको LHS में ले आए, और टीसी वाले को RHS में ले जाएंगे। M1S1TC प्लस M2S2TC। यस और नो? तो यहां से टीसी का वैल्यू कितना आएगा? टीसी का वैल्यू कितना आया? M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस
थोड़ा सा सिमेट्रिक फॉर्मूला है ना, सिमेट्रिक फॉर्मूला मतलब याद करने के लिए कोई चाहे तो याद कर सकता है ना। इसमें हमने ध्यान क्या रखा, जो हीट लूज किया है उसके लिए लॉस इन टेम्परेचर लिखें, और जो हीट गेन किया उसके लिए गेन इन टेम्परेचर लिखें। इज दैट ओके? एक मिनट सुनिएगा मेरी बात। ये टीसी का वैल्यू आ गया, कॉमन टेम्परेचर। मान लीजिए आप अगर लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री को लिखना चाहते हैं, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, तो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री ये भी कहता है नेट हीट एक्सचेंज इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कहता है कि आप पहला मास ले लीजिए m1 s1, उसका टेम्परेचर का चेंज लिख लीजिए T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। T इनिशियल ऑब्वियसली 2 का होगा, सॉरी T इनिशियल किसका होगा, 1 का। ये पहले का हीट चेंज है, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, M2S2 T फाइनल माइनस T इनिशियल किसका, 2 का। इसका सम कितना हो जाएगा, 0। इसका सम क्या हो जाएगा, पिछले से ये किस तरीके से अलग है, इसमें हमने डेल्टा टी को कंप्लीटली क्या लिखा, फाइनल टेम्परेचर माइनस, हम क्या बोले, डेल्टा टी बराबर फाइनल टेम्परेचर माइनस, तब इसका समेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका समेशन जो होगा वो 0। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन पहले जो सवाल था उस पे आ जाते हैं। सुनिएगा मेरी बात। 2 मासेस थे इसमें, एक का मास m1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 टेम्परेचर t1, और इसका m2 s2 t2 है ना। लेट से कॉमन, पेन नीचे, लेट कॉमन टेम्परेचर इज Tc, लेट कॉमन टेम्परेचर इज, तो फाइनल टेम्परेचर तो Tc हो गया। पहले वाले का हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा, m1 s1 Tc माइनस T1 प्लस m2 s2 Tc माइनस, सम ऑफ देम इज 0। यहां पे हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि किसने लूज किया किसने गेन किया, इसलिए क्योंकि अगर डेटा एग्जैक्ट दिया जाएगा कि इसका मास इतना केजी है, इसका टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, तब तो ठीक है भाई, तब तो तुम समझ जाओ कि हायर वाले का टेम्परेचर कम होगा, लोअर वाले का ज्यादा हो। लेकिन मान लो बोल दिया कि एक का टेम्परेचर है x और दूसरे का टेम्परेचर है y, अब तुमको पता नहीं है कि x ज्यादा है कि, तो फिर तुम क्या करोगे, इस तरीके से आगे बढ़ोगे, फाइनल आंसर तुमको सब कुछ समझा देगा। अगर यहां से तुम इसको अगर सॉल्व करोगे, तो क्या होगा, m1 s1 Tc प्लस m2 s2 Tc, उसको RHS में ले जाएंगे और T2 वाले को भी RHS में। तो ये वाला जब T1 वाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, m1 s1 T1 प्लस m2 s2 T2। तो Tc का वैल्यू जो होगा ये कितना हो जाएगा, m1 s1 T1 प्लस m2 s2 T2 डिवाइडेड बाय m1 s1 प्लस, यही था, है ना। मैं इस फॉर्मेट को क्यों आपसे डिस्कस किया, इसका कारण है, जैसे इसको हटा दें, सब लिखने का मौका मिलेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ऐसा बोले, 2 kg वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ 4 kg वाटर एट 20 डिग्री सी, ठीक है। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, अगर ऐसा बोल दिया, ठीक है। वैसे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का जरूरत नहीं है, अंत में कट ही जाएगा, बट फिर भी अगर तुमको जरूरत है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिख लेना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, या 4.2 जूल, या सॉरी 4200
जूल पर केजी पर डिग्री से, बोथ आर सेम। ये दे दिए। इस सवाल को अगर हमको करना होगा हम क्या करेंगे सर, बात समझिए। 2 केजी वाटर है कितने पे, 4 डिग्री सी पे, और 4 केजी है 20 डिग्री। मिक्स करेंगे तो 2 केजी वाला का टेम्परेचर बढ़ेगा और 4 केजी वाले का टेम्परेचर, यस और नो? मेरा बात को समझिए। 2 केजी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW, ठीक है, वाटर, टेम्परेचर कितना 4 डिग्री से, ये कितना 4 केजी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW, दोनों का सेम, और टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे, कोई 11th का बच्चा बताओ क्या करेंगे इसमें? लेट फाइनल टेम्परेचर इज TC मान ले। ये क्या किया होगा, फाइनल टेम्परेचर TC होगा तो इसका ये क्या किया गया होगा, हीट गेन किया होगा, और ये हीट, तो हम लिख देंगे हीट गेन्ड बराबर हीट लॉस्ट, यस और नो? तो हीट गेन्ड कितना हो जाएगा, 2 गुना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू, ये कितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इसका, TC -4, और इस साइड में क्या लिखेंगे 4 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर घटा है तो डेल्टा T, इसके लिए क्या लिखेंगे 20 माइनस, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब SW कट गया, 2 भी कट गया, ये LHS में क्या बचा TC -4, और इस 2 से यहां कटा तो 2 गुना 20 माइनस, कहो हाँ, तो TC -4 का वैल्यू हो गया 40 -2 TC, 3 TC बराबर 44, TC का वैल्यू 44/3 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? ये जो होगा ये तकरीबन 14 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 4 से ज्यादा है और 20 से कम है। इधर ओके, इसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। सुनिएगा, अगर हम यहीं पर आपको ऐसा दे देते हैं 2 केजी वाटर एट 4 डिग्री C एंड 4 केजी वाटर एट कितना था 20 डिग्री C एंड 1 केजी वाटर एट 60 डिग्री C is mixed together, find the final temperature, यहां पे थोड़ा सा लफड़ा होगा कि नहीं होगा? यहां पे फाइनल टेम्परेचर 4 से तो ज्यादा होगा और 60 से, लेकिन 20 से कम होगा कि ज्यादा होगा, ये हमको समझ में, तो हीट लॉस्ट हीट गेन में थोड़ा सा मामला मतलब फंस सकता है ना? विच इज बेटर, नो फॉर्मूला तो है ही। ये जो कह रहा है नेट हीट एक्सचेंज्ड इज इक्वल टू 0, बेसिकली इसको अगर करेंगे तो नेट हीट एक्सचेंज में हम लोग फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सब का कर देते हैं, ठीक? तो एक इस दोनों में से कोई एक टर्म आएगा पॉजिटिव और कोई दूसरा टर्म आएगा नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं तो लोअर टेम्परेचर से ज्यादा होगा फाइनल टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर से कम होगा, तो एक टर्म नेगेटिव आएगा, एक टर्म, इसका टोटल सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो वहां पर क्या बेहतर है करना, ये वाला है ना? तो उसमें जो आंसर आएगा वो आंसर में यहां पर जो 2 है ना उसके बदला एक 3 हो जाएगा M2S2 सॉरी M3S3T3, और नीचे में एक और टर्म आ जाएगा M3S3, जैसे हम यहां पे करते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे सो बताओ जरा, क्या लिखेंगे जरा बताओ? सिग्मा डेल्टा क्यू नेट इज इक्वल टू 0, यस और नो? पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे बताओ? फाइनल टेम्परेचर T मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर लेट फाइनल टेम्परेचर इज
टी, सिर्फ 11वीं वाला बोलेगा। क्या लिखे बताओ? 2 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 4। ये हीट एक्सचेंज हो गया इसका। नेट हीट एक्सचेंज का सम 0 जब करेंगे तो टेम्परेचर के लिए लॉस अगेन बात ही नहीं करेंगे। फाइनल माइनस इधर ओके। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू एस डब्ल्यू इंटू टी माइनस इधर ओके। फिर तीसरे वाले का क्या करेंगे? बोलो। 1 इंटू एस डब्ल्यू इंटू सॉरी टी माइनस सम ऑफ देम इज 0। सम ऑफ देम इज एस डब्ल्यू भाग गया 0 की तरफ, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू टी माइनस 4 प्लस 4 इंटू टी माइनस 20 प्लस 1 इंटू टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2t 4t 1t। कितना टी? 5। बड़े नोटी हो। 70 बराबर 8 और 80 बोला 88 और 60 148। तो t का वैल्यू कितना हो गया? 148/7। 2 7 14 7 कम 7 और ये बोला। अब रिपीट करेगा। आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 21.14 नहीं, आंसर का संभावना था कि 4 से 20 के बीच भी हो सकता है, 20 से 60 के बीच भी हो सकता है। आंसर क्या है? 20 से 60 के बीच में। इज दैट ओके? तो बात समझ में आया? है ना? तो ये फॉर्मूला को थोड़ा जनरलाइज कर ले क्या? फॉर मोर देन 1, फॉर मोर देन 2, फॉर more than 2 objects in contact in closed system in। तो कॉमन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? टीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा? M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 डॉट 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 डिवाइडेड बाय M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3 डॉट डॉट डॉट। इसी को मैथ वाला लोग लिखता है सिग्मा MI SI TI डिवाइडेड बाय सिग्मा। कहो हाँ। तुमको पूरा बात समझ में आया? पक्का? और इसमें सवाल देंगे। ये सब तो बउआ वाला सवाल था समझाने के लिए। 1-2 क्वेश्चन देंगे। आई थिंक यहीं से आपको लिखना है। लिखिए जरा। एक सवाल करा देते हैं, उसके बाद छुट्टी। ठीक। बहुत बड़का सवाल है। 3 लिक्विड्स ए, रुक जाओ भाई लिख लेते हैं। एक सवाल है, जरा पढ़ लो। कह रहा है कि 3 लिक्विड ए बी सी आर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सी, 25 डिग्री सी एंड 40 डिग्री सी रेस्पेक्टिवली। ए का टेम्परेचर है 15 डिग्री सी, बी का 25 एंड सी का 40 डिग्री। ठीक। When equal mass of A and B are mixed, then equilibrium temperature is 21 डिग्री सी। ए और बी का बराबर बराबर मास को मिला दिए तो टेम्परेचर दोनों का मिक्सचर का कितना हो गया? 21 डिग्री सी। सिमिलरली when equal mass of B and C is mixed, जब B और C का इक्वल मास को मिक्स किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो गया? 37। तब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया 37। अब आपसे कह रहा है कि what mass of C should be mixed with 9 ग्राम of A। C
सी का कितना मास AK9 ग्राम में मिक्स करें कि फाइनल टेम्परेचर उन दोनों का कितना हो जाए 37 डिग्री सी। बेसिकली जो ये ऊपर का दो डेटा दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि तुमको SA, SB, SC में रिलेशन आ जाए और उसका उपयोग तुम तीसरे वाले के लिए करो। दो बार का मिक्सिंग कर दिए हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं दिए हैं, तो SA, SB, SC मान लोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले दो डेटा से तुमको SA, SB और SB, SC में रिलेशन आ जाएगा और तीसरे में SA और SC के रिलेशन का उपयोग है, तो पहले दो से हम तुमको तीसरा का इक्वेशन आ जाएगा। थोड़ा देखो करके, नहीं होगा तो हम अभी जिंदा हैं बता देंगे। चलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आओ, क्या क्या कह रहा है, ये A है और ये B है। पहले A और B पे बात कर लेते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है इसका और इसका 25। यस और नो? इसका भी मास M और इसका भी मास M। यस और नो? दोनों मिल गया। हाँ, फाइनल टेम्परेचर क्या लिखेंगे? अच्छा, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं मालूम है तो ऐसे बोल देते हैं, और इसका फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो क्या लिखेंगे? बोलना, MSA गुणा प्लस MSB गुणा डिवाइडेड बाय MSA। दोनों का M बराबर था, इक्वल मास बोल रहा था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज कहो हाँ, MM कट गया, तुम मेरे साथ हो। 15 SA प्लस 25 इज इक्वल टू 21 SA प्लस, कहो हाँ। तो SB कितना हो गया? 4 SB और यहां पे कितना? 6 SA। यस और नो? तो SA बाय SB कितना हो गया? SA बाय SB दैट इज 2/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? बोलो, ठीक है। एक बार ठीक है ना? एक बार और ये काम करेंगे, अभी इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अगला बार में क्या हुआ, कौन कौन मिलाया? B और M, SB, SC। टेम्परेचर 25 और ये दोनों मिल गया। टेम्परेचर कितना हो गया? TC बराबर, ऐसा बोल रहा है ना? बोलो, TC कितना होगा? M1 S1 T1। तो M SB 25 प्लस M SC डिवाइडेड बाय M SB प्लस MM कट गया, साथ में हो 37 SB प्लस 37 SC बराबर 25 SB प्लस 40 SC। कहो हाँ। अब यार यहां से अगर हम देखेंगे LHS में SB कितना बच जाएगा? 12 SB और RHS में SC कितना बच जाएगा? तो यहां से SB बाई SC कितना आ जाएगा? 1/4। कहो हाँ। SA बाई SB आया था 2/3 और SB बाई SC आएगा 1/4। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये समीकरण नंबर। अगर इस दोनों को गुना कर देंगे, एक और दो को गुना करेंगे तो एक क्या था? SA बाई इज इक्वल टू कितना था? 2/3। और इधर कितना है? SB बाई, और ये कितना है? दोनों को गुना करने में कोई दिक्कत? तो SA बाई SC कितना आ जाएगा? 1/6। क्यों पता किए? क्योंकि अभी जो है सवाल वाला A और C को मिला रहा है, नहीं अंतिम में किस दोनों को मिलाया है? A और C को। अंतिम वाला पार्ट पे आ जाए कि
क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है? 9 ग्राम ऑफ ए और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस ए, m ग्राम ऑफ सी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर 15 और ये 40। इस दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पे टीसी कितना आया है, सवाल वाला कह रहा है 37। यस और नो? बोलो क्या लिखें? टीसी दैट इज 37 इज इक्वल टू 9 इंटू एस ए इंटू 15 प्लस m इंटू एस सी इंटू डिवाइडेड बाय 9 इंटू एस ए प्लस m इंटू एस सी। कहो हाँ। यहां से जो m आएगा वो केजी में आएगा, ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। अब जरा इसको थोड़ा क्या करते हैं, कोना कोनी मल्टीप्लाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो 37 गुना 9 कितना होगा? 333 पक्का? 333 इंटू एस ए नहीं प्लस 37 एम एस चौहान इज इक्वल टू 15 नमा 135 एस ए 5 और एस में थोड़ा फर्क होना चाहिए, इज इक्वल टू 40 एम एस सी। एस ए को इधर लेके जाएंगे, कितना बच जाएगा? 333 में से 135 घटेगा। हम बोलो भाई, बोलना। 198 एस ए और ये इधर लेके जाएंगे तो 3 एम इंटू एस सी। अच्छा तो 198 इंटू एस ए बाई एस सी इज इक्वल टू 3 इंटू एस ए बाई एस सी, पिछला जगह से निकाल लेते हैं। एस ए बाई एस सी 1 बाई पुट कर दें तो 198 इंटू 1 बाई 6 बराबर 3 गुणा m। 3 को इधर लेके आ जाए तो इधर लेके आ जाएंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 198 बटे 18, 18 दाएं 180, 18 11 198, 11 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आया? m बराबर 11 ग्राम। इसमें कोई कठिन बात तो नहीं था, खाली 2-3 इक्वेशन था। कहो हाँ। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज पढ़े, टेम्परेचर स्केल को चेंज करना और लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, और कुछ भी बात और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। आज का कहानी यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में आएंगे तो बाकी चीज बात होगा इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। अच्छा इसमें अगर आप लिखना चाहें तो ये है पेज नंबर 1 जिसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, फिर ये है पेज नंबर 2 जिसको भी पॉज करके लिख सकते हैं, है ना, और ये है पेज नंबर 3, इसको भी आप लिख सकते हैं। हमारे बच्चे पेज नंबर 1 से शुरू करेंगे। चलिए लिख लीजिए।